हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई वर्ल्ड। तो आज की इस नई वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 6 हाउ फोर्सेस अफेक्ट मोशन। यह है वन शॉट वीडियो ऑफ न्यू सिलेबस एक्सप्लोरेशन एनसीईआरटी। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जो फोर्सेस हैं, क्या फोर्सेस हैं, बैलेंस फोर्सेस हैं, टॉपिक वाइज नोट्स होंगे। साथ में हम लास्ट में एक छोटा सा रिवीजन भी करेंगे। और यह चैप्टर है रिलेटेड हमारे फोर्थ चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशंस अराउंड अस। तो उस वीडियो को ज़रूर से देख लीजिएगा। हमारे चैनल के कोर्सेज के जो प्लेलिस्ट है उसमें ये आपको मिल जाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी। साथ में इसके डाउनलोडेबल पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस वीडियो। आशा करता हूँ आप अंत तक बने रहेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। व्हाट इज़ फोर्स? तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें एक जिसमें हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट दिखाना पड़ता है। तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है न्यूटन एन। और एसआई यूनिट के साथ में इसमें हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन यूनिट क्यों दिखाना पड़ता है? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में हमें ये तीनों दिखाना पड़ता है। अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर हमारा जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, इसमें जो स्पेलिंग है उसमें एन में कभी भी कैपिटल एन नहीं आता, ओनली स्मॉल एन आता है। अगर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से उसको दो फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, तो ये है 5 न्यूटन का और ये है 6 न्यूटन का। तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन बताना पड़ेगा। ये 5 न्यूटन का जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है ये बॉक्स है। अगर ये बॉक्स मूव करेगा तो ये इस साइड करेगा 6 न्यूटन से, इस साइड 5 न्यूटन का है तो इस साइड करेगा 5 न्यूटन से। अगर ये 5 न्यूटन वाला इस साइड जा रहा है, इसका मतलब ये माइनस में जा रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो माइनस होगा, नेगेटिव होगा। ओके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को हम कैसे मेजर करेंगे? उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस चाहिए, जो हमने यहाँ पे एक इमेज लगाई है उसकी। और इसका अंदर का जो स्प्रिंग मैकेनिज्म है उससे हम इसे मेजर कर सकते हैं। और वेट इज इक्वल टू फोर्स, जो हमारा वेट होता है वो फोर्स के बराबर ही होता है और उसे मेजर किया जाता है न्यूटन से। और यहाँ पे फोर्स जो होता है वो होता है mg, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वेट में। और अगर हम फोर्स का देखें तो ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसे हम आगे पढ़ेंगे जो हमारे न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें। सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस 6.2 फर्स्ट। 6.2 आता है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस का। बैलेंस्ड फोर्सेस कौन से होते हैं? जो इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। अनबैलेंस्ड फोर्स अनइक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से अगर मैं 5 न्यूटन का फोर्स डाल रहा हूँ और यहाँ से अगर 5 न्यूटन का ही फोर्स आ रहा है, तो ये क्या है? एक बैलेंस्ड फोर्स है, ये है बैलेंस्ड फोर्स। और अगर अनबैलेंस्ड अगर हमें देखना है तो यहाँ पे अगर यहाँ से 15 न्यूटन का आ रहा है फोर्स, यहाँ से 15 न्यूटन का और यहाँ से पहले वाला ही 5 न्यूटन का, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये अनबैलेंस्ड है। यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स एक्स्ट्रा है। ओके, और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं नेट फोर्स। जैसे कि हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10 न्यूटन। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली इफ अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स अपॉन इट एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स कौन सी जगह लग रहा है? यहाँ पे। जो ज़्यादा फोर्स कहाँ पे? 15 न्यूटन वाले में, तो इसलिए जो ऑब्जेक्ट है वो इस साइड मूव करेगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं जो है हमारे 6.3 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो एक ऑब्जेक्ट जो है उस पर कई सारे फोर्सेस एक्ट होते हैं। एक होता है अप्लाइड फोर्स जो हम लगाते हैं, एक होता है फ्रिक्शन जो अपोजिंग डायरेक्शन में लगता है, जो एक मोशन का फो कहा जाता है उसे, क्योंकि हमेशा वो मोशन को अपोज करने का ट्राई करता है। फिर ग्रेविटेशन फोर्स जो अर्थ लगाती है, और नॉर्मल फोर्स जो अर्थ पे अपोजिट फोर्स में मिलता है। मतलब अर्थ का जो सरफेस है उस पर एक ऐसे फोर्स आ रहा है और एक ऐसे फोर्स आता है। फिर उसके बाद ऑलवेज डिफरेंट फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। सबसे कॉमन है फ्रिक्शन। अदर्स इंक्लूड
अदर फोर्सेस जो होते हैं वो होते हैं ग्रेविटी, ब्यूएंसी, एयर प्रेशर। फिर आता है टू मूव एन ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाइड इज ग्रेटर देन फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स। और अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो फोर्स अप्लाइड इज आइदर स्मॉलर और इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। जो हमारे ये अलग अलग टाइप के फोर्सेस लगते हैं, तो इसमें जो हमारा नेट फोर्स होता है उस साइड में डायरेक्शन होता है, और अगर नेट फोर्स फ्रिक्शन के साइड में रहेगा तो हमारा क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं करेगा। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 6.4 न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट in and in uniform motion it remains in the same uniform motion until and unless opposite force is applied on the object। अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इधर रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे रहेगा अनटिल एंड अनलेस इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है। जैसे कि इस पे एयर हवा तेज चली तो इस पे फोर्स लगा, वो ज़रूरी नहीं है कि अप्लाइड जो हम ह्यूमन अप्लाई करते हैं वही फोर्स हो, वो नेचुरल फोर्स भी हो सकता है। तो इस पे फोर्स लगा, फिर उसके बाद ये मूव करेगा। और अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट मोशन पे है, ये मूव कर रही है, तो यहाँ पे इसके अपोजिट में एक फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा, ये फ्रिक्शन और ये अप्लाइड फोर्स, तो ये दोनों फोर्सेस लगेंगे और ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से रेस्ट पे आ जाएगा। और ये होता है फ्रिक्शन की वजह से, और इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। सो लेट अस सॉल्व इट्स एग्जांपल वन मोर। तो इसका जो एग्जांपल है वो हमने बुक से ही लिया है। 6.2 एक पर्सन जो है वो एग्जर्ट करता है फोर्स एक मूविंग बॉक्स पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि है इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दोनों जो बॉटम सरफेस है बॉक्स का और जो फ्लोर है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन है। यहाँ पे फ्लोर है और यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। तो विल द बॉक्स कंटिन्यू मूविंग और विल इट कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम? तो ये एक रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स जो है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स से, और दोनों इक्वल हैं अपोजिंग डायरेक्शन में, तो ये बैलेंस्ड फोर्स बन जाता है। और लॉ ऑफ इनर्शिया के अनुसार अगर उस पर हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स यूनिफॉर्म मोशन में, वो रहेगा अनटिल एंड अनलेस अपोजिट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। और यहाँ पे अपोजिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि है फ्रिक्शन, तो हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करना बंद कर देगा और फिर इवेंचुअली रेस्ट पे आ जाएगा। फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट्स अपॉन एन ऑब्जेक्ट इट एक्सेलरेट्स इन द सेम डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे नेट फोर्स इस साइड लग रहा है 5 न्यूटन का और उस साइड से लग रहा है 1 न्यूटन का, तो नेट फोर्स है 4 न्यूटन। तो यह ऑब्जेक्ट मूव करेगा इस साइड में, क्योंकि नेट फोर्स की साइड कौन सी है? पॉजिटिव, और ये कौन सी साइड है? नेगेटिव। तो इसलिए फिर उसके बाद आता है सेम डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्सेलरेट करेगा। मतलब ये 0 पे था तो यहाँ पे एक्सेलरेट करेगा। अगर मान लो इसको मैंने 6 कर दिया तो हमारा जो नेट फोर्स है वो 5 हो जाएगा, और फिर इसकी एक्सेलरेशन देखी जाएगी। तो इसके हिसाब से हम ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स। जो फोर्स लग रहा है वो नेट एक्सेलरेशन से प्रोपोर्शनल है। मतलब एक्सेलरेशन, अगर मान लो मैंने एक्सेलरेशन को ज़्यादा कर दिया तो फोर्स जो है वो भी ज़्यादा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो ही एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। फोर्स कम तो एक्सेलरेशन भी कम। फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हमें ये ऐसा साइन दिख जाए कि 1/x मान लीजिए, तो ए इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। मतलब ए अगर मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम होगा, क्योंकि हमने फोर्स को इधर कांस्टेंट रखा है। और अगर मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि सेम फोर्स में कम मास में डायरेक्शन ज़्यादा जल्दी चेंज हो पाएगा। और जी जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन बाय ग्रेविटी, जो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स जो है प्रोपोर्शनली इक्वल है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट। मतलब अगर
टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है तो फोर्स कम लगाया जा रहा है। और फिर उसके बाद आता है एक मेन इसका फॉर्मूला जो है F इज इक्वल टू ma। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ेंगे इसका डेरिवेशन कैसे आया है इस फॉर्मूला का। तो डेरिवेशन में क्या दिया गया है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ए जो है वो नेट फोर्स से प्रोपोर्शनल है और मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ए को मैथमेटिकली ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स और इधर है मास, तो नेट फोर्स को हम एफ मान लेते हैं। तो ये इससे प्रोपोर्शनल है तो इससे हम इक्वल भी मान सकते हैं कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो, क्योंकि ये इक्वेशन है ना, तो अगर मास बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन को कम होना पड़ेगा। तो फिर हम ये मैथमेटिकली हमने ये प्रूव कर लिया। फिर उसके बाद हम फोर्स को इस साइड ले जाएंगे और ए को इस साइड, तो ए जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी मास को इस साइड अगर हम ले जाएंगे तो हमारा आएगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ये कैसे आएगा, ए इज इक्वल टू हमें एफ बाई एम दिया था, तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि मास को साइड ले गए तो एम ए इज इक्वल टू फोर्स, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू एम ए आ गया। इन दिस इफ वी सी दिस इन दिस एग्जाम्पल फोर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इधर मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जो 10 kg का है और यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये है, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन भी यही है। तो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्यों लिया गया है, क्योंकि अगर हम फोर्स को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा और वेलोसिटी चेंज होगा, इसलिए हम वेलोसिटी नहीं यूज़ करते यहाँ पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल 6.4, जो इससे हम इजीली एक्सप्लेन कर पा रही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। ये बुक से ही लिया गया है तो इसलिए अब हम बुक में भी 6.4 को देख सकते हैं। एक वेट लिफ्टर ने होल्ड किया है बारबेल को जिसका मास 10 kg है और वो फिक्स्ड किया है ईच साइड ऑफ द बार, मतलब इसका जो वेट है वो 10 kg है और इसका भी वेट 10 kg है। द मास ऑफ द बार इटसेल्फ इज 10 kg, मतलब जो बार है इसका भी मास ये भी 10 kg है। ओके, इस साइड 10 kg लगाया, इस साइड 10 kg लगाया और इसका खुद का मास भी 10 kg था। तो हाउ मच फोर्स इज शी अप्लाइंग टू कीप द बारबेल स्टडी। अगर एक इसको वेट लिफ्टर जो है वो इसको होल्ड कर रही है तो वो इसको अपलिफ्ट करेगी, तो इसके अपोजिंग डायरेक्शन में कौन चलेगा, ग्रेविटी चलेगी और ये होगा हमारा अप्लाइड फोर्स जो ऊपर जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेट मी राइट इट अगेन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो हमारा जो मास है वो क्या होगा, मास होगा 30 kg, क्योंकि जो तीनों साइड हैं वो तीनों चीज़ें मिला के हम इसको बोलेंगे तो ये 10 10 10 10 3 जा 30। फिर उसके बाद जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसे हम लेंगे क्योंकि ग्रेविटी से हमें अपोजिंगली उठाना है, तो हमारा आंसर आएगा 294 न्यूटन्स, 294 न्यूटन्स। फिर उसके बाद अगर हमें इस बारबेल को स्टडी रखना है तो उसे अप्लाई करना पड़ेगा 294 न्यूटन्स कंसिस्टेंटली, क्योंकि ग्रेविटी उस पर अपोज करती रहेगी और ग्रेविटी का जो फोर्स होगा वो 294 होगा और उसे बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो ऑब्जेक्ट को स्टेडी रख सके। अगर उसे और अपलिफ्ट करना है तो उसे 294 से 296 मतलब इंक्रीज करना पड़ेगा फोर्स। अगर उसे नीचे रखना है तो फोर्स कम करना पड़ेगा, सिंपल। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एक और एग्जांपल 6.5। अ स्टूडेंट इज ट्राइंग टू पुश अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ 25 kg, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, मतलब 25 kg का ब्लॉक है और उसे इस साइड मूव करना है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोजिंग इज 50 न्यूटन और रिटर्न में उससे आ रहा है 50 न्यूटन। ओके, determine the displacement in the block in 2 seconds if Rahul pushes it with constant force of 5 न्यूटन और 55 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, अगर वो 50 न्यूटन अप्लाई कर 55 न्यूटन और 50 न्यूटन है तो 50 न्यूटन अगर वो अप्लाई करता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और अगर वो 55 न्यूटन लगाता है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स बन जाएगा। तो पहले का क्या है,
ब्लॉक इज ज़ीरो, नेट फोर्स क्या है, ज़ीरो, थस द ब्लॉक विल बी रिमेन स्टेशनरी। फिर उसने 55 न्यूटन का जो फोर्स लगाया है, तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें नेट फोर्स क्या होगा 5 न्यूटन, मास क्या होगा 25 kg, और न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। ओके, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सिंपली फोर्स को मास से डिवाइड कर देंगे और आंसर आ जाएगा 5 kg। जो न्यूटन होता है वो होता है kg, जो हमारा मास का यूनिट है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो हमारा एक्सेलरेशन का यूनिट है। इन दोनों का सम होता है, और ये होता है मास का, ये होता है एक्सेलरेशन का, और ये होता है फोर्स का। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। फिर उसके बाद इसका जो आंसर आएगा फाइनल वो होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। एंड बाय द सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन हमें डिस्प्लेसमेंट क्योंकि निकालना था, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो u है वो ज़ीरो होगा क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, और टाइम जो है वो होगा हमारा, टाइम हमें 2 सेकेंड्स दिया था। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन जो है वो 0.2 जैसे कि हमने यहाँ पे निकाल ली है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.4 मीटर आएगा, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा क्योंकि इधर माइनस साइन नहीं लगा है। फिर उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो सबसे इजी और सबसे मतलब बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म होते हैं इस पर। अगर हम एफ फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे, तो सेम एफ फोर्स लगेगा बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा फोर्स ऑब्जेक्ट के द्वारा। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें कि इस बुलेट का, तो इस बुलेट ने क्या किया, लेट मी यूज़ ब्लैक फॉर दिस, इट वुड बी बेटर। इस बुलेट ने यहाँ पे फोर्स लगाया, और सबसे पहले फोर्स इसने यहाँ पे लगाया, रिकॉयल फोर्स ऑफ द गन, तो यहाँ पे लगाया इसने, इसमें जो चिंगारी उठी तो उसकी वजह से एक जो रिकॉयल फोर्स लगा वो लगा, इस बंदूक ने इसको स्ट्राइक किया तो उसका रिकॉयल फोर्स लगा। फिर उसके बाद इस गन को, जो ये बुलेट है, इसने इधर एक्सलरेट किया, और ये एक्सलरेटिंग फोर्स ऑफ द बुलेट कहा, तो दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, ऑब्जेक्ट मूव, अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि एक बोटमैन है और उसने यहाँ से छलांग लगाई, और इसने क्या किया, तो बोट इस साइड मूव करेगी और ये इस साइड मूव करेगा, मतलब इक्वल डायरेक्शन है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस हिसाब से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ओके, सिंपल सा इसका यही नाम है। और फिर उसके बाद इसका हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, बंदूक के ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। When a 0.1 kg bullet is fired from a 5 kg gun with a force of 2 Newton, the gun recoils. What are the magnitudes of initial acceleration of bullet and gun? तो दोनों का जो इनिशियल एक्सेलरेशन होगा वो दोनों इक्वल होगा, क्यों जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल नहीं होगा क्योंकि दोनों का मास अलग है। जो बुलेट का मास है वो 0.1 kg है और गन का मास 5 kg है। तो फिर उसके बाद हम न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे, और रिकॉइल फोर्स जो है वो गन का वो भी 2 न्यूटन होगा, क्योंकि अगर गन जो बुलेट है वो एक्सलेट कर रही है 2 न्यूटन से, तो एक्सलेटिंग फोर्स और रिकॉइल फोर्स दोनों इक्वल हैं, तो उसका रिकॉइल फोर्स भी 2 न्यूटन होगा। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा इनिशियल मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ गन इज इक्वल टू फोर्स इंटू मास ऑफ द गन, divide 2 Newton by 5 kg equal to 0.4 meter per second square, and the initial acceleration of bullet is equal to force by mass of bullet जो आता है 20 meter per second square. Even though the pair of forces are equal in magnitude, the magnitudes of acceleration are not equal. क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि acceleration is proportional to inversely proportional to mass. तो अगर acceleration दोनों में इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों में मास डिफरेंट है। एक में मास ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, ज़्यादा है, और एक में मास कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, तो फोर्सेस ऑफ सिस्टम एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक दोनों, जैसे कि मान लो मैंने ये एक
कार्ट बनाया है, तो इसमें एक साइड 10 kg का है और एक साइड 10 kg है। तो हम इसके बीच के टेंशन को छोड़ के, इसका जो बीच का रोप है वो जो टाई कर रहा है इनको, इसके टेंशन को छोड़ के इसका टोटल मास लेंगे। सो हेयर फोर्स इज इक्वल टू m1, ये m1 है और ये m2 है, दोनों का सम इनटू एक्सेलरेशन। तो जो टेंशन है वो नेगलेक्ट किया जाता है और एक्सटर्नल फोर्स जो मास 1 प्लस मास 2 उसे कंसिडर किया जाता है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट में आता है रिवाइज। तो हम इसमें सिंपली रिवाइज करेंगे। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इज मेजर्ड इन स्प्रिंग बैलेंस इन न्यूटन्स। फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें हमें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और यूनिट डालनी पड़ती है और स्प्रिंग बैलेंस से उसे मेजर किया जाता है। न्यूटन उसकी यूनिट है। फोर्स दोनों जो अपोजिट हैं और जो इक्वल हैं वो बैलेंस फोर्सेज होते हैं और अनइक्वल जो हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं। अनबैलेंस फोर्स कॉज करते हैं मोशन को, और एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट हो रहा होता है एक ऑब्जेक्ट पे, जो है फ्रिक्शन, ग्रेविटी, बुयांसी एक्सेट्रा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ मोशन व्हाइल अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। मतलब एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा तब तक स्टेट ऑफ मोशन जो कि है आइदर रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन वो चेंज नहीं होगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड ए इज प्रोपोर्शनल टू। ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्सेलरेशन जो है वो फोर्स से प्रोपोर्शनल है और मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, और व्हेन अ सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंसिडर्ड द मास ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स इज कंसिडर्ड सेम। सबका जो ऑब्जेक्ट्स का जो मास है उन्हें एक माना जाता है। अगर यहाँ पे मेरे पास 2-3 बॉक्सेस हैं, एक 1 kg का है और एक 3 kg का है, तो और मैंने इन दोनों को उठाया है, मैंने इन दोनों को कार्ट से मैं खींच रहा हूँ, तो ये हमारा जो सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसे हम इसे कंसिडर करेंगे। तो दोनों का जो मास है उसे कंसिडर करेंगे, मतलब इसका हम मास कितना कंसिडर करेंगे, 4 kg। Okay, so along with this I have completed all the revision and topic wise notes of this chapter. Thanks for watching my whole video till the end. Surely like, share and subscribe my channel. Also comment your doubts to Padhai World. We will surely see your doubts and you can download the PDF link from the description box. Thanks for watching my video till the end. Thank you for watching.